अब सर, जैसे मैंने यहाँ पे जिक्र किया, संवैधानिक संकट फिलहाल गहराया हुआ है। एक कैबिनेट की मीटिंग हम कहें कि वो आज बुला ली गई है। अब ये जो पूरा परिदृश्य है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? जी, नमस्कार सोनिया जी और बहुत धन्यवाद आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, हरियाणा एक अनप्रेसिडेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। भारत की जब से आज़ादी हुई है और जब से संविधान लागू हुआ है, तब से लेकर साल 1950 से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, जो अब हरियाणा में होने जा रहा है। आज जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, मुझे बड़ी खुशी है आपके साथ शेयर करते हुए कि वो कैबिनेट की बैठक हमारे चैनल पर जब एक खबर चली, उसके बाद आनन-फानन में पूरा अमला-जमला सरकार का हरकत में आया और उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई। हमने कल खबर हमारे जो चैनल है द फोर्थ एस्टेट उस पर चलाई थी कि हरियाणा सरकार एक संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ रही है और उसका कारण ये है कि जो भारत का संविधान है, उसका अनुच्छेद 174 एक 174 उसका जो संविधान का अनुच्छेद है, उसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि विधानसभा का सत्र 6 महीने में 1 बार ज़रूर बैठे। चाहे वो कितनी भी देर के लिए बैठे, उसका ज़िक्र नहीं है। लेकिन 6 महीने में 1 बार विधानसभा का सत्र होना अनिवार्य है। संविधान का अनुच्छेद 85 85 ये कहता है कि संसद का सत्र 6 महीने में 1 बार बैठना ज़रूरी है। तो हमारा जो आखिरी सत्र था, जैसे आपको पता है, जब नायब सैनी सरकार ने विश्वास मत हासिल किया था, तब मार्च में बैठा था। और तब से लेके आज 13 मार्च, अभी तो हम लोग 11 में हैं, 13 मार्च तक 13 सितंबर तक 6 महीने का वक़्त पूरा हो जाता है। अगर इस दौरान वो बैठक नहीं हुई, विधानसभा की अगर बैठक इस दौरान नहीं हुई, तो असंवैधानिक होगा। ये काम असंवैधानिक होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। मतलब संविधान के दिए गए अनुच्छेद के तहत जो नियम हैं, उनका कहीं न कहीं सरकार खिलाफ काम करती हुई दिखेगी, उनकी धज्जियाँ उड़ाती हुई दिखेगी। तो उससे बचने का क्या रास्ता है? उससे बचने के रास्ते 2 हैं। एक, या तो कैबिनेट, सरकार से मेरा मुराद है कैबिनेट। या तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाए और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी जाए, एक। दूसरा, विधानसभा का सत्र बुला लिया जाए। दोनों कारणों के लिए ज़रूरी है कैबिनेट की मीटिंग, क्योंकि कैबिनेट की जो मीटिंग होती है, उसी के बाद विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है, उसमें तारीखों का जानकारी दी जाती है और जो यूनियन कैबिनेट है उसमें ये काम किया जाता है सीसीपीए के थ्रू, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। यहाँ पे उस तरह का ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर कैबिनेट बैठता है हरियाणा प्रदेश में और वो डेट तय करता है किन तारीखों में विधानसभा का सत्र आहूत किया जाएगा और वो राज्यपाल को इसकी गुजारिश भेज देता है। तो या तो वो सत्र बुलाया जाए जिससे कि ये संवैधानिक संकट खत्म हो जाए, चाहे 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए विधानसभा का सत्र बैठे, एक। दूसरा रास्ता है विधानसभा को भंग कर दिया जाए। दोनों में से एक रास्ता कैबिनेट को आज चूज करना पड़ेगा। विधानसभा को भंग करना फिलहाल जो स्थितियां हैं उसमें ज्यादा संभावना लग रही है, क्योंकि अगर विधानसभा का सत्र आया तो उसमें एक और कानूनी अड़चन है, उसमें एक और संवैधानिक संकट खड़ा होगा। उसमें फिर होगा ये कि सरकार को उन तमाम ऑर्डिनेंसेस को, अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखना पड़ेगा जो उन्होंने हाल ही में प्रोमोलगेट किए हैं। अगर और उसमें क्या नियम है, उसमें संविधान कहता है कि जो विधानसभा और लोकसभा का, विधानसभा या संसद का पहला सत्र आए, ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट करने के बाद जो विधानसभा और संसद का पहला सत्र आए, उसमें उनको संसद की अप्रूवल या विधानसभा की अप्रूवल करके उन अध्यादेशों को रेगुलराइज कराना पड़ता है। मतलब उनको कानूनी जामा विधानसभा के रास्ते ही पहचाना पड़ता है। ठीक है? तो सरकार ये नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार जो नियम लेके आई है या जो ऑर्डिनेंसेस लेके आई है, वो कौन से ऑर्डिनेंसेस हैं? ये ऑर्डिनेंसेस नौकरी से जुड़े हुए हैं और उससे जुड़े हुए 2-3, ये जो 5 ऑर्डिनेंसेस हैं शायद, तो उस तरह के अध्यादेश सरकार जो लेके आई है पिछले कुछ दिनों में, अगर सरकार उनको लेके आई और उनको लागू करना चाहती है, मुझे लगता है सरकार लागू नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो ऑर्डिनेंसेस तो इलेक्शन के तरीके से एक बार लेके आ गए थे, चुनाव के बहुत नजदीक लेके आ गए थे ताकि उसका बेनिफिट इलेक्शन में ले।
अगर उनको रेगुलराइज करके कानून बना दिया, फिर तो सरकार के पास मुद्दा खत्म हो जाएगा। सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार चाहती है अगली जो सरकार आए, वो इस पर फैसला करे। अगली सरकार अगर कांग्रेस की आएगी, तो वो फैसला करेगी और इनकी रहेगी, तो ये फैसला करेंगे बीजेपी के। अगर 6 महीने तक ऑर्डिनेंस को विधानसभा या संसद के पटल पे नहीं रखा जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाते हैं। तो अब अगली सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो इनको लैप्स होने देती है या इनको कानूनी जामा पहनाती है। तो उस संकट से बचने के लिए विधानसभा को भंग करना आज ज्यादा वायबल ऑप्शन पॉलिटिकली कैबिनेट के पास होगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन इस खबर का असर हुआ और आज देश के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों में यह खबर छपी है और कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी, ये भी जानकारी उन अखबारों के माध्यम से पुख्ता हो रही है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सोनिया जी। जी, विधानसभा भंग करना ही मैं कहूं कि ये बीजेपी सरकार के लिए फायदेमंद रह सकता है और ये ही उनके लिए फायदेमंद ऑप्शन बचा हुआ है फिलहाल। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये जो ये और ये बड़ा मैं फिर भी कह रहा हूँ, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। देश में कितनी विधानसभाएं हैं? देश में लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभाएं हैं, विधान परिषद। उन सब में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 6 महीने तक विधानसभा का सत्र ना मिला हो या संसद का सत्र ना मिला हो। पहली दफा ऐसा हुआ है। और इसका मतलब है कि नायब सैनी सरकार कहीं न कहीं भूल कर गई, कहीं न कहीं चूक कर गई और उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करने में कोताही बरती, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आज की जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं हम लोग, 5 तारीख को वोट डालेंगे हरियाणा के लोग, तो उसके पहले जो सबसे पॉलिटिकली वायबल ऑप्शन अभी दिख रहा है वो यही है कि हरियाणा सरकार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करे। विधानसभा अगर भंग होती है, उसमें परिस्थितियां ये होंगी, जो हमारी बातचीत हुई है संविधान के जानकारों से, पीडीटी आचार्य को मैं कोट भी कर देता हूं, उनसे जो बात हुई है, उनका कहना है कि जब विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा, ये सिफारिश कर दी जाएगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा राष्ट्रपति का शासन लागू। अब देखिए क्या है, महत्वपूर्ण बात देखिए सोनिया जी, आपके दर्शकों को जानना बड़ा जरूरी है। 14 सितंबर को हरियाणा में प्रधानमंत्री आने वाले हैं। ये खबर हमने देखी है। कुरुक्षेत्र की धरती से वो कैंपेन की शुरुआत करेंगे विधानसभा चुनाव की। अब जिस दिन प्रधानमंत्री आएंगे 14 सितंबर को, उनका स्वागत कौन करेगा? उनका स्वागत पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे, एक ऑप्शन। राष्ट्रपति शासन लगे हुए प्रदेश में वो आएंगे, दूसरी बात। या फिर असंवैधानिक सरकार के मुखिया वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आएंगे। ये संवैधानिक संकट कहीं न कहीं पूरे बीजेपी और उसकी शीर्ष नेतृत्व को भी संकट में डाल रहा है, क्योंकि संवैधानिक नियमों की पालना हो, इसके लिए राष्ट्रपति एक गवर्नर की नियुक्ति करते हैं और गवर्नर यहां पर हैं, राज्यपाल हैं। और राष्ट्रपति शासन लागू हो धारा 356, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 356 के तहत ये लागू हो, इसकी सिफारिश भी राज्यपाल यूनियन कैबिनेट को करते हैं और उसके माध्यम से राष्ट्रपति इस पर धारा अनुच्छेद 356 को इन्वोक करके राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यूनियन गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को भी कहीं ना कहीं परेशानी में नायब सैनी की सरकार ने डाल दिया है। और आज जो सबसे वायबल, वही मैं कह रहा हूं फिर से, जो सबसे आसान ऑप्शन है वो यही है कि सरकार, कैबिनेट रेकमेंड करे कि ये विधानसभा भंग की जाए और उसको 13 तारीख से पहले राज्यपाल स्वीकार कर लें, ताकि हम इस संवैधानिक संकट से बच जाएं। अनम्यूट अनम्यूट सवाल ये है कि अनम्यूट। अगर विधानसभा भंग होगी तो क्या होगा?
नायब सैनी साहब मुखिया बने रहेंगे, एक्टिव सीएम रहेंगे वो। लेकिन जो कार्यप्रणाली है, क्या उसमें किसी तरह की कोई मुश्किलात, क्या इस तरह कुछ कुछ ऐसा हम ये कहें कि निर्णय लेने की अक्षमता, क्या उस तरह कोई देखिए असर होगा? देखिए विधानसभा जब भंग होती है, हुँ, विधानसभा भंग होती है तो राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। हुँ, विधानसभा भंग होने के बाद राष्ट्रपति शासन लगेगा। ये बात पीडीटी आचार्य ने बताई और हमने दूसरे सोर्सेज से भी पता की। तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। केयर टेकर सरकार तब होती है जब विधानसभा हो, विधानसभा है नहीं। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगेगा और दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं है और प्रदेश में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये तो मुझे लगता है सरकार के लिए किरकिर की बात है कि उन्होंने एक संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति ना करने की वजह से राष्ट्रपति शासन को प्रदेश में लगने दिया। लेकिन कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि जो नायब सिंह सैनी सर हैं उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा जा सकता है। लेकिन हमारी जिन लोगों से बात हुई है, संविधान के जानकारों से बात हुई, उनका कहना है कि राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है और वो नायब सैनी केयर टेकर गवर्नमेंट के मुखिया नहीं रह सकते हैं। लेकिन सरकार तो अपना काम करती रहेगी। सरकार का मतलब केवल मुख्यमंत्री नहीं होता है ना। सरकार का मतलब केवल मंत्री नहीं होता है ना। प्रशासन जो है, कार्यपालिका, वो तो अपना काम करेगी, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आज जो काम कर रहा है प्रदेश में, वो मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं। आज तो पूरी ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग के पास है। इलेक्शन कमीशन के पास पूरा हरियाणा के जितने अधिकारी हैं, वो उनके इशारे पर काम करते हैं, उनके आदेश की अनुपालना करते हैं। अगर मुख्यमंत्री को भी किसी की बदली करनी है, कोई आदेश देना है, तो वो उसके लिए उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो हमारा है, केंद्रीय चुनाव आयोग का। तो इसलिए आज की तारीख में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर जो प्रशासन है वो इसी तरीके से काम करेगा। सरकार के भीतर जो लोग बैठे हैं, उन पर इसका सिर्फ असर पड़ेगा। उनको तुरंत रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है और उस केस में राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लग जाएगा। वही वही तो तभी मैं कह रहा हूँ कि 14 सितंबर को जब प्रधानमंत्री आएंगे, तो उनका स्वागत कौन करेगा? क्या पूर्व मुख्यमंत्री करेंगे या राष्ट्रपति शासन जब प्रदेश में लग जाएगा तो पूर्व मुख्यमंत्री करेंगे या फिर असंवैधानिक सरकार के मुखिया करेंगे? असंवैधानिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सरकार संविधान के अनुच्छेद का पालन नहीं करेगी, संविधान के नियमों को नहीं मानेगी, तो जाहिर है वो असंवैधानिक सरकार हुई, वो तो सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई। तो वो सरकार के मुखिया करेंगे या पूर्व मुख्यमंत्री करेंगे, ये बड़ा अहम एक प्रश्न है। हुँ, और सत्र बुलाना भी हम ये कहें कि वो फिलहाल मुफ़ीद नज़र नहीं आ रहा है। वो भी हम ये कहें कि उसमें भी कुछ कुछ पेच फँसते यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देखिए उसमें कोई मुश्किल नहीं है, हुँ, सत्र बुलाया जा सकता है, बुलाया जा सकता क्योंकि है। आज 11 तारीख है, कल सत्र हुँ, इमीडिएट भी अर्जेंट बुला सकते हैं, कोई मसला नहीं उसमें। और हुँ, लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल है, हुँ, उसमें अगर तैयारियाँ करनी होंगी, लेकिन अर्जेंसी अगर है तो उसमें कभी भी बुलाया जा सकता है और हमने देखा कोविड में तो अ, बुलाया ही गया था, अर्जेंसी थी, हुँ, तो 1 दिन का सत्र बुलाया गया था। तो सत्र तो आज अभी भी ऑप्शन है कि अगर 5 तारीख को कल कैबिनेट रिकमेंड करेगा तो कल बुलाया जा सकता है। उसमें कोई ऐसा समय निर्धारित नहीं है कि कितने दिन का गैप होना चाहिए सत्र को बुलाने में। कल अगर सरकार कहती है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और सत्र बुलाने के लिए कोरम की जरूरत होती है। सत्र की हुँ, जो बैठक होती है ना, विधानसभा की जो बैठक होती है सोनिया जी, उसकी वैलिडिटी जो होती है वो एक कोरम के आधार पर होती है, यानी कि 10% लोग उसमें हाजिर हों, जो पूरा हाउस की स्ट्रेंथ है, तो और उससे उससे ऊपर लोग होंगे तो वो कोरम उसका माना जाता है। उतने लोग अगर बैठे हैं तो वो हाउस जो है उसकी प्रोसीडिंग्स को लीगल माना जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सब लोग विधायकों को आने की जरूरत नहीं है, विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है और जितने विधायक आ जाएं, मुझे लगता है 15-20 लोग 30 लोग तो आ ही जाएंगे, आसपास के, खासतौर पर बीजेपी के जो लोग हैं तो वो आ गए तो वैलिडिटी हाउस की हो जाती है। लेकिन पॉलिटिक्स का मामला है, इलेक्शन सब लोग लड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में बुलाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ज्यादा आसान ये लग रहा है, लेकिन उससे एक संवैधानिक संकट तो खड़ा हो रहा है। आज हम लोग खरीज पार पर देखेंगे कि सरकार क्या फैसला करती है। कैबिनेट जो मिलेगा वो अखबारों में तो है कि इसी काम के लिए मिल रहा है, इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करेगा। पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम दर्शकों को ये जानकारी पहले दें, तो हमने इस वीडियो बनाया
और हरियाणा तक भी उसी तरीके का एक जागरूक और ज़िम्मेदार चैनल है, तो आपने भी इसी पर एक ये प्रोग्राम किया है। हुँ। सर बहुत शुक्रिया इस विषय पे आपने बात की और बहुत हम ये कई विस्तार से आपने इस विषय को समझा। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।